तो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। टेंस हमारा चल रहा है टॉपिक, और टेंस में लास्ट लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था बहुत ही छोटा सा लेक्चर था, जस्ट 20 मिनट्स का एक लेक्चर हुआ था, जिसमें हम लोगों ने बात की थी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। तो हम लोग सिंपल टेंस देख चुके हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस देख चुके हैं, परफेक्ट टेंस देख चुके हैं, यानी कि 75% टेंस का जो पोर्शन है वो हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से देख चुके हैं। और आज हमारा ये 20th लेक्चर होने वाला है, 20वां लेक्चर है आज हमारा, जिसमें हम टेंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में, यानी कि यूनिवर्सल भिखारी साहब को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हेल्पिंग वर्ब किसी से मांग लेते हैं, मेन वर्ब किसी से मांग लेते हैं, और इनका नेचर जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं उन दोनों ही टेंसेस से बराबर मेल खाता है। ऐसा नहीं है कि भाई नेचर में बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है गाइस, तो आज का जो लेक्चर होने वाला है, मैं चाहूँगा पेन और कॉपी आप लोग साथ में लेकर के बैठें, ठीक है, क्योंकि आज काफ़ी सारी चीज़ें आपको अपनी भाषा में अपने समझने के तरीके से लिखने की आवश्यकता होने वाली है। और ऐसा क्यों होने वाला है? क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों का डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी वो डिफरेंस हमें क्लियर होना ज़रूरी है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि कहाँ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। ठीक है गाइस, सो जैसा कि हम स्टार्ट करते हैं हमेशा वैसा ही इसको स्टार्ट करेंगे, और लास्ट में शायद आपको 2 सरप्राइजेस इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। तो देखते हैं वो सरप्राइजेस आपको कितने पसंद आते हैं, कितने पसंद नहीं आते। उनमें से एक सरप्राइज तो मुझे लगता है शायद पसंद आ जाएगा, दूसरे वाले के लिए मैं श्योर नहीं हूँ। आप लोगों के कमेंट्स के भरोसे रहूँगा मैं कि वो सेकंड सरप्राइज जो है वो आपको पसंद आया कि नहीं आया। ठीक है, तो 2 सरप्राइजेस हैं, दोनों के बारे में प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है, ताकि अगली बार जब मैं आपके लिए कोई सरप्राइज प्लान करूँ तो थोड़ा सा वैसा सरप्राइज बने कि आपको अच्छा लगे। ठीक है ना गाइस, चलिए तो स्टार्ट करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के डिस्कशन को। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो बताता है किसी भी सतत पूर्ण काल को। अब देखो, सतत भी है और पूर्ण भी है, तो जब सतत यानी कि निरंतरता को भी दर्शाए और साथ ही साथ पूर्णता को भी दर्शाए, तो उसको कहने के लिए मैं हमेशा एक सिंपल सा तरीका इस्तेमाल करता हूं कि ये मेरा समय दर्शाने वाली एक रेखा है। क्या रेखा है? समय दर्शाने वाली एक रेखा है। इससे आप टाइम को समझ सकते हैं। ठीक है गाइस, अब इस टाइम पर इस बिंदु पर कोई कार्य शुरू हुआ और इस बिंदु पर वह कार्य समाप्त हुआ। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक का जो है उसे हम कह देते हैं कि ये कार्य कॉन्टिन्यूस अवस्था में है, यानी कि निरंतरता की अवस्था में है। इस बिंदु पर जाकर के अगर हम वाक्य बनाने का प्रयास करते हैं तो हम कहते हैं कार्य समाप्त हो चुका है, और हम उस सेंटेंस को परफेक्ट टेंस में बना लेते हैं। ये 2 चीजें तो हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि कार्य अगर जारी अवस्था में या निरंतरता की अवस्था में है तो कॉन्टिन्यूस टेंस, कार्य अगर समाप्त हो चुका है अभी या कुछ समय पूर्व तो परफेक्ट टेंस। इन दोनों चीजों को मिला दें, इन दोनों चीजों को मिला दें कि कार्य जारी और समाप्ति की अवस्था, दोनों को मिलाकर के हम केवल इतना सा जोड़ दें कि कार्य कितने समय के लिए जारी रहा। यानी कि कॉन्टिन्यूटी के साथ में अगर हम टाइम को भी उसमें मिला देते हैं, टाइम को भी उसमें ऐड ऑन कर देते हैं, तो वहां हम लोग देखते हैं कि बहुत ही आसानी से हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को बना सकते हैं। अब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में केवल और केवल सोच का या विचारधारा का अंतर है, जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल है। ऐसा नहीं है कि इसके रूल्स कोई बहुत ही हवा में चलने वाले रूल्स हैं, नहीं, बहुत प्रैक्टिकल रूल्स है। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि इतने बेचारे गरीब हैं कि जमीन से जुड़े हुए लोग हैं ये, है ना, ऐसे नियम है जो जमीन से जुड़े हुए हैं। तो पास्ट के बारे में हम बात करते हैं, तो पास्ट में समय चला, क्या हुआ पास्ट में, बोलो। ये समय की रेखा, ये समय है। ठीक है, अब इस समय में हम लोग क्या देखते हैं कि इस बिंदु पर कार्य शुरू हुआ, इस बिंदु पर कार्य समाप्त हुआ, और इस बिंदु पर आकर हमने बता दिया कि कार्य कितनी देर जारी था। कार्य जारी या निरंतर था प्लस समय, कि कितने समय के लिए जारी था। ठीक है, जैसे कि कल मैं 20 मिनट तक रिकॉर्डिंग कर रहा था, या 20 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा था। ठीक है, तो पहले मिनट से मेरा या 00 मिनट से मेरा कार्य प्रारंभ हुआ,
और जाकर के 20 मिनट पर कार्य समाप्त हो गया, यानी कि यहां पर कार्य की समाप्ति जो है वो अनिवार्य है। कार्य की समाप्ति क्या है यहाँ पे गाइस? अनिवार्य है, यानी कि यहां पर 3 बजे से कार्य शुरू हुआ और 3:20 पर कार्य समाप्त हो गया। और मैं यहां कह रहा हूं कि कार्य जो है वो कितनी देर के लिए जारी था, तो मैं कह सकता हूं कि या तो 20 मिनट के लिए जारी था, या मैं कह दूंगा कि कार्य 3 बजे से जारी था। इस तरीके से मैं कह सकता हूं। लेकिन यहां कार्य का समाप्त होना, यानी कि कार्य की समाप्ति अनिवार्य है, यही इसका सबसे महत्वपूर्ण नियम है। कार्य की समाप्ति यहां क्या है? अनिवार्य। कि कार्य खत्म हो जाना चाहिए भूतकाल में। प्रैक्टिकली समझ के देखते हैं कि कार्य की समाप्ति, कार्य की समाप्ति, कार्य की समाप्ति बार बार कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं? चलो सर, तो मैं मेरे दोस्त के फोन का वेट कर रहा था। मैं मेरे दोस्त के फोन का वेट कर रहा था। कितने टाइम से वेट कर रहा था? तो मैं 5 दिन से वेट कर रहा था। कितने दिन से इंतजार कर रहा था? 5 दिन से। अब मैं बार बार ये क्यों कह रहा हूं कि मैं वेट कर रहा था, मैं वेट कर रहा था? तो आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि सर फिर क्या उसका फोन आ गया क्या? तो अब मेरे पास 2 रास्ते हैं। अगर मैं कहता हूं कि हाँ कल रात को उसका फोन आ गया, तो यानी कि जो मैं वेट कर रहा था, जो मैं इंतजार कर रहा था, वो इंतजार कल रात को समाप्त हो गया। ठीक है। अब अगर मैं कहता हूं नहीं अभी तक तो नहीं आया, अरे भैया अभी तक नहीं आया है तो आप ये क्यों कह रहे हो कि वेट कर रहा था? आज 6ठा दिन हो गया, अभी भी तो आप वेट ही कर रहे हो। तो उस बात को आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्यों बोल रहे हो? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बोलो कि 6 दिन से मैं अपने दोस्त के फोन का वेट कर रहा हूं। डिफरेंस समझ में आया? अगर मैं कह रहा हूं कि कर रहा था, इसका मतलब कार्य समाप्त हो गया, मेरा इंतजार कल खत्म हो गया होगा। तभी मैं कह रहा हूं कि यार मैं 5 दिन से वेट कर रहा था, कल जाके उसका फोन है, तो इंतजार, वेट कल खत्म हो गया, कार्य कल पूर्ण हो चुका है। अब मैं कहता हूं आपने पूछा कि क्या कल उनका फोन आ गया, क्या आपकी बात हो गई आपके दोस्त से? और मैं कहूंगा कि नहीं यार अभी तक तो नहीं हुई। तो बोले सर आप फिर था क्यों बोल रहे हो? आप ये बोलो ना कि आज का दिन भी इंक्लूड करो कि मैं 6 दिन से उसके फोन का वेट कर रहा हूं। कार्य अगर भूतकाल में समाप्त नहीं हुआ तो वो चलता हुआ वर्तमान काल में एंटर कर जाएगा। इसलिए कार्य का भूतकाल में समाप्त होना अनिवार्य है। ठीक है, तो कार्य की समाप्ति भूतकाल में अनिवार्य होती है। और जिस बिंदु पर कार्य समाप्त होता है, जैसे कि कल शाम को 6 बजे मैं 12 घंटे से पढ़ा रहा था, तो 6 बजे मेरे पढ़ाने की समाप्ति हो गई। सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक पढ़ा रहा था, तो कितनी देर से पढ़ा रहा था? तो कल मैं 12 घंटे से पढ़ा रहा था। ये डिफरेंस यहां पे हमें देखने को मिलता है। प्रेजेंट टेंस की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टेंस में वापस वही समय की रेखा। यहां पर कार्य प्रारंभ हुआ, यहां पर कार्य क्या हो रहा है? प्रारंभ हो रहा है, कार्य शुरू हो रहा है। ठीक है, अब कार्य अभी भी निरंतर अवस्था में है, यानी कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ, वो आगे जाकर किसी बिंदु पर समाप्त होगा। ठीक है, तो यहां पर 2 अवस्थाएं बन जाती है। पहली अवस्था तो क्या बनती है कि कार्य जिस बिंदु पर मैं अभी खड़ा हूं उस बिंदु पर समाप्त नहीं हुआ है, आगे किसी बिंदु पर जाकर खत्म होगा, या एक जगह कार्य शुरू हुआ और अभी वर्तमान का जो बिंदु है या उससे 1 आध मिनट बाद का जो बिंदु है, यहां पर कार्य की समाप्ति हो रही है। दोनों बात समझ में आई? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? पहला मैंने क्या कहा, कार्य प्रारंभ तो दोनों जगह हो चुके, लेकिन पहले वाक्य में हम देख रहे हैं कि कार्य अभी जारी अवस्था में है, समाप्त नहीं हुआ है। थोड़ी देर बाद समाप्त होगा, आधा 1 घंटा 2 घंटे बाद समाप्त हो जाएगा, लेकिन अभी की अवस्था क्या है? जारी अवस्था है। दूसरी चीज यह है कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है। जैसे अभी अभी अगर मेरे को कोई कहे, मान लो एक लेक्चर अभी खत्म हो रहा है, तो मैं क्या कहूंगा? मैं 15 मिनट से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। तो कार्य की निरंतरता, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब क्या है? निरंतरता प्लस निरंतरता का समय, कि कितने समय से निरंतर है। तो अगर निरंतरता और निरंतरता का समय दोनों चीजें अगर हमें एक साथ एक वाक्य में दिखाई दे तो समझ जाइए कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ है। ठीक है, ये निरंतरता और इस निरंतरता का समय अगर भूतकाल का हो तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यही निरंतरता और निरंतरता का समय वर्तमान काल का हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यही निरंतरता और इसका समय अगर भविष्यत काल का हो तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यहां पर हो जाएगा। बात समझ में आई? तो वर्तमान में हम लोग 2 अवस्था देखते हैं। पहली अवस्था में क्या है? कार्य जारी है, ये तो ठीक है। कार्य क्या है? कार्य जारी है या निरंतर है, प्लस उसका समय, ये 2 बातें तो कॉमन चलेंगी। लेकिन
यहां पर कार्य या तो समाप्त होगा या निरंतर होगा, यानी कि यहां पर कार्य जो है उसकी समाप्ति अनिवार्य नहीं है। यहां कार्य की समाप्ति अनिवार्य नहीं होगी। अभी लेक्चर चल रहा है, लेकिन मैं अगर कितनी देर से पढ़ा रहा हूं, 10 मिनट से पढ़ा रहा हूं, क्या कह दूंगा, मैं पिछले 10 मिनट से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा रहा हूं। इंग्लिश में क्या बोलूंगा, आई हैव बीन टीचिंग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस फॉर 10 मिनट्स। मैंने इस बात को कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं बोला, आई एम टीचिंग नहीं बोला, मैंने क्या बोला, आई हैव बीन टीचिंग। क्यों बोला, क्योंकि लास्ट में मैं कह रहा हूं फॉर 10 मिनट्स, इसलिए मुझे इस वाक्य को ऐसे कहना पड़ा। लेकिन अगर मैं केवल ये कहता मैं पढ़ा रहा हूं, कोई समय में नहीं, समय के बारे में कोई बात नहीं, केवल कार्य का जारी होना बता रहा हूं, तो आई एम टीचिंग, बात खत्म। क्या पढ़ा रहे हो, आई एम टीचिंग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, बात खत्म। कितनी देर से पढ़ा रहे हो, अब चेंज हो जाएगा बाबू, अब आ जाएगा आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 मिनट्स और आई हैव बीन टीचिंग सिंस 3:15 o'clock, यानी कि 3:15 बजे से पढ़ा रहा हूं, या मैं कह दूंगा 15 मिनट से पढ़ा रहा हूं। तो इन दोनों को बोलने का तरीका बदल जाएगा। तो यहां पर कार्य की समाप्ति हो भी सकती है, मोटे मोटे तौर पर हम समझे तो यहां कार्य की समाप्ति हो भी सकती है और कार्य जारी अवस्था में भी हो सकता है। दोनों ही परिस्थितियों में अगर हमें समय और कार्य की निरंतरता दिखाई दे तो हमें वहां परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस करना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस करना चाहिए। अब आएगा भैया अगला हमारा फर्जी टेंस। फर्जी टेंस इसलिए है, इसमें काम तो कुछ होता नहीं है, अपन कल्पना करते हैं। तो कल्पना करते हैं कि सोमवार को जब 4 बजेगी तब मैं 45 मिनट से इंग्लिश पढ़ा रहा होऊंगा। अपन कल्पना कर रहे हैं आने वाला जो सोमवार है वहां पर एक कार्य जारी होगा कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा होऊंगा, ठीक है। तो इंग्लिश को इसको कॉन्टिन्यूअस में बना लो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में कैसे बनाओगे, तो आई शैल बी टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा होऊंगा, बन गया। अब अगर इसी को मुझे ये बताना है कि कितनी देर से पढ़ा रहा हूंगा, वापस वही बात आ गई, निरंतरता प्लस समय। कितनी देर से पढ़ा रहा हूंगा, तो ये बताने के लिए मुझे किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये बताने के लिए मैं सीधे सीधे तौर पर इस्तेमाल कर लूंगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल क्यों करूंगा, क्योंकि वहां पर कार्य के निरंतर या जारी होने के साथ साथ समय जुड़ गया कि भैया मैं 3:15 बजे से पढ़ा रहा हूंगा, तो मुझे कहना पड़ेगा आई शैल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 3:15 o'clock, यानी 3:15 बजे से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा होऊंगा। ऐसा दर्शाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यहां पर मुझे आप लोग कमेंट करके अभी बताएंगे कि भूतकाल में कार्य की समाप्ति अनिवार्य है। भूतकाल में कार्य की समाप्ति अनिवार्य है। वर्तमान काल में कार्य समाप्त भी हो सकता है और निरंतर अवस्था में भी हो सकता है। भविष्यत काल में आपको क्या लगता है, क्या कार्य की समाप्ति अनिवार्य होगी या कार्य की समाप्त और निरंतरता दोनों में हो सकता है? जब तक इसका जवाब नहीं आएगा ना, तब तक आगे की बात समझ में नहीं आएगी। आपको जो भी लगता है, देखो सही होना आपकी जिम्मेदारी नहीं है अभी, क्योंकि अभी तो मैं आपको बता रहा हूं ना, अभी तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो अभी आपका जवाब पूरी तरह से सही हो इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आपका जवाब गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। मेरे लिए वो दोनों छात्र समान हैं जिनका जवाब सही होगा या गलत होगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कार्य की समाप्ति अनिवार्य होगी या कार्य निरंतर अवस्था में भी हो सकता है। दोनों में से आपको जो भी ठीक लगता है वो आप बताइए। बताओ, फटाफट से कमेंट करो। 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1 गो। चलो आगे देखते हैं कि यहां पर भैया कार्य की समाप्ति की बात हो रही है, कार्य प्रारंभ तो हुआ ही नहीं, समाप्ति की जिम्मेदारी कौन लेगा? कल आप 3:15 बजे इंग्लिश पढ़ रहे होंगे, कार्य शुरू हो गया क्या? ये कार्य तो कल शुरू होगा ना, तो जो कार्य अभी तक शुरू ही नहीं हुआ उसकी समाप्ति की जिम्मेदारी कौन लेगा कि हाँ ये समाप्त हो गया होगा? इसीलिए यहां पर क्या है कि कार्य जो है वो
समाप्त अथवा निरंतर किसी भी अवस्था में हो सकता है, समाप्त भी हो सकता है और निरंतर भी हो सकता है। दोनों चीजें यहां पर स्वीकार्य होंगी, समाप्ति की अवस्था या फिर निरंतरता की अवस्था। कि भाई 4 बजे तक इंग्लिश पढ़ चुके होंगे, ठीक है, 4 बजे तक आधे घंटे से इंग्लिश पढ़ रहे होंगे तो भी ठीक है, पढ़ रहे होंगे 4 बजे खत्म हो जाए तो भी ठीक, 4 बजे कार्य जारी है तो भी ठीक, क्योंकि हम तो भविष्यत काल की, यानी कि भविष्य में कौन सा कार्य जारी होगा उसकी कल्पना मात्र कर रहे हैं। कार्य जारी होगा नहीं होगा ये तो राम जी महाराज जाने, अपने को तो पता ही नहीं है कि कार्य जारी भी होगा, प्रारंभ भी होगा कि नहीं होगा। हो सकता है मंडे को मेरा लेक्चर आए 3:15 बजे, हो सकता है नहीं आए, हो सकता है मंडे को किसी कारणवश टाइम चेंज हो जाए, तो हम थोड़ी कह सकते हैं भैया भाई पहले अपना लेक्चर कितने बजे आता था, 4 बजे आता था, 4 बजे से अब 3:15 बजे का टाइम हो गया। अगर यही 1 महीने पहले मैं आपको आज के दिन की कल्पना करने के लिए कहता, आप तो 4 बजे के हिसाब से कल्पना करते, 4:30 के हिसाब से कल्पना करते। लेकिन अब क्या हो गया, जैसे ही वो भविष्यत काल आज हमारा वर्तमान हुआ है, हमें पता चल रहा है कि भैया जिस काम के लिए हम सोच रहे थे कि 4:30 बजे होगा वो तो 3:30 बजे ही हो रहा है। डिफरेंस समझ में आया? इसलिए यहां पर कार्य की समाप्ति भी हो सकती है और कार्य में निरंतरता भी देखने को मिल सकती है। तो वापस से रेखा के जरिए समझ लेते हैं, यहां पर कार्य प्रारंभ होगा, अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा। यहां पर कार्य समाप्त अथवा जारी होगा। इस बिंदु पर क्या होगा, या तो कार्य समाप्त होगा या जारी होगा, दोनों में से कुछ तो होगा। तो ये जो समय है, निरंतरता का ये जो समय है, इसको जोड़ करके जब हम कहेंगे कि मैं 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँगा, मैं 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा हूँगा, जब इस तरीके के वाक्य हम बनाते हैं तो वो वाक्य हमारे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बन जाते हैं। ठीक है गाइस, तो आई होप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेचर आपको ठीक से समझ में आया होगा कि पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर तीनों ही टेंसेस में ये किस तरीके से व्यवहार करता है या इसका नेचर कैसा है, बेसिक नेचर कैसा है। तो जब कार्य की समाप्ति अथवा समाप्ति ना होने पर भी, भाई हम ये भी तो कह सकते हैं क्योंकि कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर में तो समाप्त हो नहीं रहा, पास्ट में समाप्त होना अनिवार्य है। तो कार्य की समाप्ति होने पर अथवा कार्य का निरंतर होने पर या जारी होने पर, जब कार्य के लिए बताया जाए कि कार्य कितने समय से निरंतर है अथवा जारी है, तो उसके लिए हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ओके गाइस, चलिए अगली फ्रेम की ओर आगे बढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसा कि हम हमेशा पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे अब, वाक्य निर्माण पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं 2-2 सेंटेंस नहीं बनाऊंगा आज, एक एक ही बनाऊंगा, और एक एक क्यों बनाऊंगा उसको आपको अभी पता पड़ जाएगा कि एक एक क्यों बना रहा हूं। ठीक है, तो दे हैड बीन वॉचिंग टीवी, ये बन गया वाक्य। दे को द लिख दिया, चलो, दे हैड बीन वॉचिंग टीवी। तो इसका मतलब क्या है, वाक्य कैसे बना रहा हूं मैं, दे मेरा सब्जेक्ट ले लिया मैंने, उसके बाद में हैड बीन तो हमें यहां से मिलेगा, वॉच मैंने अपना मेन वर्ब ले लिया और टीवी मैंने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया। सब्जेक्ट और मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट इस तरीके से मैंने लिया है। चाहो तो वीडियो पॉज कर लो और आगे के फटाफट से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सारे वाक्य बना दो, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, चारों वाक्य फटाफट बना दो। मैं शुरू कर रहा हूं बनाना, ठीक है। आप लोग चाहो तो पॉज करके बनाओ, आप चाहो तो कंटिन्यूटी में देखते हुए बना लो, जैसा भी आपको ठीक लगे। ठीक है, दे हैड नॉट बीन वॉचिंग टीवी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा had they been watching TV, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, had they not been watching TV, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये चारों के चारों वाक्य हमारे बन गए, राइट। तो
क्या वे टीवी देख रहे थे। अब इसमें मैंने सिंस और फॉर का भी यूज किया नहीं है ना। सिंस और फॉर का यूज अभी हम जब एडवर्ब्स पढ़ेंगे तब उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि सिंस या फॉर कहाँ कब कैसे आता है, अभी आ जाएगा, इसी वीडियो में आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो आप लोगों के हिसाब से इसके बाद हम डेली क्या पढ़ते हैं, इसके बाद हम एडवर्ब्स पढ़ते हैं, एडवर्ब्स पढ़ने के बाद हम रूल्स पढ़ते हैं। ठीक है, यही पढ़ते हैं ना। लेकिन आज के वीडियो का फर्स्ट सरप्राइज आप लोगों के सामने है और प्लीज बताइएगा कि आपको ये सरप्राइज कैसा लगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फर्स्ट सरप्राइज गाइज ये है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हमारे 3 लेक्चर नहीं आएंगे, एक ही लेक्चर आएगा। और टेंस के बारे में अगर सीधी सीधी बात की जाए तो 20th लेक्चर जो है वो हमारा फाइनल लेक्चर है लर्निंग का, पढ़ने का हमारा फाइनल लेक्चर है। उसके अलावा प्रैक्टिस वीडियोस और वो अलग चीज़ें हैं सब, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन लर्निंग वीडियोस में से ये हमारा लास्ट है जिसमें हम तीनों परफेक्ट टेंस को एक साथ देखने वाले हैं। अलग अलग अब कोई वीडियो नहीं आएंगे, इसी वीडियो में हम तीनों टेंसेस को डिस्कस करेंगे। इसीलिए इसी कारणवश मैं इस फ्रेम पे बहुत अच्छे से बहुत डीप से समझाया। यही कारण है कि इसमें एक एक चीज को बहुत अच्छे से जैसे पर्टिकुलरली समझाते हैं वैसे समझाया गया है। और यहां जो आपने नियम पढ़ा है यही एकमात्र नियम है इनके, इसके अलावा इनके और कोई नियम भी नहीं है, ज्यादा रूल्स नहीं आएंगे इसके अंदर। इसमें यही रूल है, कार्य की समाप्ति अनिवार्य, कार्य जारी था, कितने समय के लिए जारी था। कार्य की समाप्ति हो भी सकती है, निरंतर भी हो सकता है। कार्य जारी है, कितने समय के लिए जारी है। और यहां पर क्या आ जाएगा, कार्य जारी होगा प्लस समय। ये लो साहब, ये तीसरा नियम भी खत्म। यही है इसके रूल्स, ये तीनों इसके रूल्स हैं। ठीक है गाइस, तो चलो फटाफट से दे वॉच टीवी बनाओ परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाओ दे वॉच टीवी। मैं भी बना रहा हूं, दे हैव बीन वॉचिंग टीवी। नेक्स्ट, दे हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी। अब जिन स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन है कि सर हैज लगाएं कि हैव लगाएं, वो पुराने वाले वीडियोस देख सकते हैं। हैज और हैव के लिए 3rd वीडियो 4th वीडियो डेडिकेटेड वीडियो है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के लिए। उसके अलावा परफेक्ट टेंस का जो वीडियो है उसमें भी जाकर के आप देख सकते हैं, वहां पर भी आपको सारे रूल्स आसानी से मिल जाएंगे। तो उन जो रूल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उनको बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, जो नई चीजें आ रही है उनके ऊपर फोकस करने वाले हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हमारा यहां आ जाता है दे हैव बीन वॉचिंग टीवी क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दे हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी क्वेश्चन मार्क। ठीक है गाइस, तो ये हमारा कौन सा टेंस हो गया, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस बन गए, जिन्हें बनाने का फॉर्मेट सीधा सीधा आपके सामने है। हालांकि मेरा मन तो नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है कि एक और वाक्य बना ही दूं, कोई कंफ्यूज ना हो जाए। तो हैज के लिए मैं बना रहा हूं, तो ही हैज बीन वॉचिंग टीवी फुल स्टॉप। ही हैज not been watching TV full stop. Next, has he been watching TV question mark, और has he not been watching TV लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आप चाहें तो हैज और हैव का डिफरेंस समझ सकते हैं कि कहाँ हैज का प्रयोग होना चाहिए, कहाँ हैव का प्रयोग होना चाहिए। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको सेंटेंस स्ट्रक्चर पता है फटाफट से शुरू हो जाओ और ये वाले वाक्य भी बना दो मेरे लिए, जल्दी से बना दो। क्या बनाऊं, दे
will have been watching TV. They will not have been watching TV. अगला बना they will have been watching TV and they will not have been watching TV. क्वेश्चन मार्क. ओके गाइज, तो ये हमारे तीनों टेंसेस में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तीनों ही जगह सेंटेंस हमारे बन गए. सोचने वाली और समझने वाली बात क्या है, यहीं पे लिख देता हूं. मेन वर्ब की अगर बात की जाए तो सभी जगह हमें मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देखने को मिला. सेकंड चीज, हमें यहां पर सब जगह बीन नाम का जो कटोरा है जिसमें ये सब कुछ लेकर के इकट्ठा करता है वो भी देखने को मिला. बाकी सारे के सारे रूल्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि हमने परफेक्ट टेंस में डिस्कस किए थे. हेल्पिंग वर्ब के सारे रूल कैसे चल रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं. उससे अलग, उससे इतर यहां पे कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा. राइट, तो हेल्पिंग वर्ब भाई साहब ने ले ली परफेक्ट टेंस से, मेन वर्ब भाई साहब ने ले ली कॉन्टिन्यूअस टेंस से, बीन नाम का एक कटोरा है जिसमें दोनों को डाला और साथ में अपना वाक्य बना लिया. राइट और रॉन्ग. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो चेंज होते रहते हैं, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का तो कोई निश्चित नियम है नहीं, इसके खुद के भी कोई नियम नहीं है. परफेक्ट टेंस के साथ अगर कॉन्टिन्यूटी को बताएगा, समय को बताएगा, तो उसके साथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाएगा. चाहे आप परफेक्ट में चाहे आप पास्ट में बनाओ, चाहे आप प्रेजेंट में बनाओ, चाहे आप फ्यूचर में बनाओ, तीनों जगह कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसमें कोई अंतर आपको नहीं दिखने वाला है. तो फिर नेक्स्ट हमारी स्लाइड की ओर बढ़ते हैं जहां हम एडवर्ब्स को डिस्कस कर रहे हैं. तो एडवर्ब्स जो है क्रिया विशेषण, यहां पर दो प्रकार के इस्तेमाल किए जाते हैं. पहला है फॉर, दूसरा है सिंस. तो सिंस जो है वो हमारा निश्चित समय को दर्शाता है, या आप कह सकते हो कि ये पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है. यानी कि अगर ये बात करेगा कि भाई 3 तारीख मतलब 3 तारीख, जनवरी मतलब जनवरी, ठीक है, तो ये फिक्स बात करेगा कि भाई मैं 3 बजे से पढ़ा रहा हूं, मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूं, मैं 19 तारीख से छुट्टी पे हूं. तो ये सारी की सारी जो भी बात करेगा वो किसको लेकर के करेगा, टाइम पॉइंट को लेकर के बात करेगा. लेकिन फॉर जो है वो फिर से मैं लिख तो देता हूं ये सारे के सारे शब्द, लेकिन सब लोग फिर पूछते रहते हैं कमेंट में इनका मतलब क्या है. कालांश या कालखंड, जिसे हम पीरियड ऑफ टाइम भी कहते हैं या टाइम पीरियड कह सकते हो, है ना. एक कालांश या कालखंड जो है वो टाइम पीरियड कहलाता है. तो कई बार, जितनी बार मैंने डिस्कस किया उतनी बार मेरे पास कमेंट आया, सर ये कालखंड क्या है, सर ये कालांश क्या है. तो चलो आज कालखंड और कालांश को एक बार में समझ लेते हैं. 3 बजे का समय दोपहर का एक टाइम पॉइंट है, ठीक है. 4 बजे का शाम का समय एक टाइम पॉइंट है, राइट. लेकिन इस टाइम पॉइंट से लेकर इस टाइम पॉइंट के बीच का जितना भी समय है वो कालांश या कालखंड कहलाएगा. जैसे इस कंडीशन में हमारे पास यहाँ पे ये कालखंड हो गया 1 आवर, 1 घंटे का समय, ठीक है. 15 तारीख एक निश्चित तिथि है. 15 तारीख क्या है, एक निश्चित तिथि है. 20 तारीख भी एक निश्चित तिथि है. लेकिन 15 तारीख से 20 तारीख के बीच में कितना समय निकला, तो उसे हम कह देंगे 5 डेज. तो ये 5 दिन का जो समय है उसे हम क्या कह देंगे कि भैया ये कालखंड है या ये कालांश.
पीरियड ऑफ टाइम में 5 डेज, और जबकि 15 तारीख और 20 तारीख क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। अगर मैं कहूं जनवरी तो पॉइंट ऑफ टाइम, अगर मैं कहूं मार्च तो पॉइंट ऑफ टाइम, अगर मैं कह दूं 3 मंथ्स तो ये मेरा पीरियड ऑफ टाइम कहलाएगा, राइट। अभी समझ में आया? अभी तो कोई नहीं पूछेगा ना कि सर अभी भी बता दीजिए कालखंड या कालांश किसे कहते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो हिंदी में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं कि कोई भी बात अगर लिखवाई जा रही है, बताई जा रही है तो हिंदी में लिखवा दीजिए सर, या हिंदी में समझा दीजिए ताकि कॉन्सेप्ट ठीक से समझ में आ जाए। इसलिए मैं कई बार हिंदी के शब्द लेके आता हूँ तो वो पता पड़ते हैं कि इंग्लिश से ज़्यादा भारी है। बोले सर टाइम पॉइंट और टाइम पीरियड तो समझ में आ जाएगा, लेकिन ये कालखंड और कालांश समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ लो कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम में क्या अंतर है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ मैं पिछले 3 घंटे से पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ 3 घंटे की, तो वो मेरा पीरियड ऑफ टाइम हो गया। उसके लिए मैं फॉर का इस्तेमाल करूँगा। मैं कहूँगा कि मैं 12 बजे से पढ़ा रहा हूँ तो 12 बजे एक फिक्स डॉट टाइम है, तो वो टाइम पॉइंट हो गया। तो जब भी कालांश या टाइम पीरियड ऑफ टाइम हो उसके लिए फॉर का इस्तेमाल किया जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम हो, निश्चित समय हो, उसके लिए सिंस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए कुछ एग्जांपल है, फॉर 20 मिनट्स, कोई काम 20 मिनट से हो रहा है, कोई काम 3 दिन से हो रहा है, कोई काम 6 महीने से हो रहा है, कोई काम 4 साल से हो रहा है, कोई काम 2 सेंचुरीज से हो रहा है। 2 सेंचुरी का मतलब हो गया सीधा सीधा 200 सालों से, ठीक है। एक सेंचुरी के अंदर, एक शताब्दी के अंदर 100 वर्ष होते हैं, तो 2 शताब्दी से हो रहा है अगर कोई काम तो 200 ईयर से हो रहा है, फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब हो तो रहा है लेकिन कितने फिक्स टाइम से हो रहा है वो नहीं पता, और लंबे समय से हो रहा है। कितने टाइम से हो रहा है? वो लंबे समय से, बहुत लंबे समय से। तो जहां पर अनिश्चित हो गया कि भैया पता ही नहीं है कितने लंबे समय से हो रहा है, तो फॉर लॉन्ग टाइम भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एवर यानी कि हमेशा से अगर कोई काम ऐसा हो रहा है, जैसे कि भाई सूरज पूरब दिशा से कब से उग रहा है ना, तो बोले फॉर एवर, जितना तुम सोच सकते हो जब से पृथ्वी बनी है तब से वो पूर्व दिशा से ही उग रहा है। तो फॉर एवर का मतलब क्या है? हमेशा से जो कार्य होता हुआ आ रहा है उसके लिए फॉर एवर का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये लास्ट वाले 2 है ना ट्रिकी क्वेश्चन, किसी भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने के लिए कई बार इस तरीके के एडवर्ब दे दिए जाते हैं ताकि कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन हमें कंफ्यूज होना नहीं है। हमें बस ये देखना है कि आगे जो भी वर्ड आ रहा है क्या वो समय को दर्शा रहा है या नहीं दर्शा रहा है। तो एवर जो है वो भी समय को बताता है, और टाइम तो खुद ही टाइम है, समय है, राइट। अगला हम यहां देखते हैं सिंस के साथ 9 AM फिक्स टाइम, 9 बजे से हो रहा है, मंडे से हो रहा है कोई काम, जनवरी से हो रहा है, 1997 से हो रहा है कोई काम, 1500 से हो रहा है कोई काम, आई हैव लेफ्ट स्कूल यानी कि जिस दिन मैंने स्कूल छोड़ा उस दिन से ये काम हो रहा है। सिंस चाइल्डहुड, मेरे बचपन के समय से ये काम हो रहा है। तो मेरे बचपन का समय भी मैं क्या मान लेता हूँ, मैं 6 साल का था उससे लेकर के मैं 11 साल का हुआ, ये मेरा बचपन का समय है। लेकिन ये बचपन का समय क्या है, एक बिंदु में मैंने दर्शाने की कोशिश की है, क्या कह करके, चाइल्डहुड कह करके, है ना। 6 वर्ष की आयु से लेकर के 12 वर्ष की, 12 वर्ष की आयु तक का जो समय है वो मेरा चाइल्डहुड है। तो अब चाइल्डहुड क्या है कि यहां से लेकर यहां तक का समय अगर सामान्यतः देखें तो क्या है, हाँ पीरियड ऑफ टाइम है। लेकिन इस पूरे पीरियड ऑफ टाइम को मैंने एक शब्द में कह दिया चाइल्डहुड, तो ये यहां आकर मेरा क्या बन गया, पॉइंट ऑफ टाइम बन गया। बहुत सारे लोग इस कॉन्सेप्ट में भी कंफ्यूज होंगे, अभी देख लेना, बहुत सारे लोग अभी इस कॉन्सेप्ट में भी कंफ्यूज होंगे कि सर 6 साल की उम्र से लेकर 12 साल की उम्र तक की बात कर रहे हो और आप कह रहे हो कि टाइम पॉइंट है। हाँ बिल्कुल टाइम पॉइंट है। जैसे यहां पर किसी साल का नाम आया 1997, तो 1997 जो है वो साल है कि नहीं है, है। लेकिन अगर आप इसे देखोगे तो 1997 कैसे चला, 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक टोटल 365 दिन का समय है। कितने दिनों का समय है, 365 दिनों का समय। तो 365 दिनों का समय जो है वो टाइम पॉइंट कैसे हो सकता है। लेकिन जब मैं इन्हें 365 दिन की तरह देखता हूं तब ये फॉर में चला जाएगा। लेकिन जब इसे मैं एक इकाई बना करके 1 ईयर कह देता हूं, 1 साल, और वो साल कौन सा, उस साल को एक नाम दे देता हूं जो नाम है 1997, तो ये इसका नाम हो गया कि भाई एक टाइम की बात हो रही है 1997 की।
1 जनवरी 1997 से लेकर के 31 दिसंबर 1997 तक की बात नहीं हो रही है, 1 साल की बात हो रही है। फिक्स पॉइंट 1997, ऐसे आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी ऐसा कुछ देखो ना कि सिंस आई लेफ्ट स्कूल या चाइल्डहुड, तो इसको इसके आगे फॉर मत कह रहे ना कि सर मेरा चाइल्डहुड तो 6 साल की उम्र से लेकर 12 वर्ष की उम्र तक था, तो मैं तो यहाँ फॉर लगाऊंगा क्योंकि ये तो टाइम पीरियड है। नहीं है वो, क्योंकि इस टाइम पीरियड के लिए मैंने एक शब्द दे दिया चाइल्डहुड, इस टाइम पीरियड के लिए मैंने एक शब्द दे दिया 1997, राइट। तो इसलिए हम यहाँ पर सिंस का यूज करते हैं, फॉर का यूज नहीं करते हैं, चाहे ये पास्ट में हो, चाहे ये प्रेजेंट में हो, चाहे ये फ्यूचर में हो। इन सारे के सारे एडवर्ब्स का तीनों जगह पर दिल खोल के और धाप के इस्तेमाल किया जाता है, कोई समस्या नहीं है। जितना यूज करना है करो, मस्ती से यूज करो, कोई मना नहीं कर रहा आपको, चाहे तो पास्ट में करो, चाहे परफेक्ट प्रेजेंट में करो, चाहे फ्यूचर में करो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो पूरी स्लाइड ही खाली है, कुछ भी नहीं लिख रखा मैंने इसमें, सच में इसमें कुछ भी नहीं आएगा, देखना भी। परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या अंतर होता है? तो ये परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मैं अंतर आप लोगों के लिए क्यों लेकर के आया हूं? इसलिए लेकर के आया हूं क्योंकि जो बच्चे फॉर या सिंस देखते ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अपने आंसर को टिक कर देते हैं, उन स्टूडेंट्स को एक छोटी सी गलतफहमी से बचाने के लिए आया हूं कि भाई ये गलतफहमी है आपकी कि अगर सेंटेंस के लास्ट में सिंस या फॉर आ रहा है तो वो हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। और खास करके अगर स्टार लगा के लिखना चाहो ना तो प्रेजेंट टेंस में तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, प्रेजेंट टेंस में तो इस बात की खासकर सावधानी रखें। तो यहां पर हमारा सबसे पहला पॉइंट जो आता है, जो हमारी मदद करेगा कि सेंटेंस परफेक्ट में जाए कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाए, उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हमें देखने को मिलता है वो मिलता है वर्ब। मैं 2 शब्द लिख रहा हूं, जरा बताना इस बारे में कुछ पता हो तो। इसके बारे में कुछ जानते हो? स्टेटिव अथवा डायनेमिक वर्ब्स, कोई जानकारी है इसके बारे में? कॉन्टिन्यूअस टेंस का सबसे पहला वाला वीडियो देखना, बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है। स्टेटिव वर्ब्स वो होती हैं जो कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म में नहीं जा सकती। कभी भी किसमें नहीं जाती हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्मेट वाले में नहीं जाती हैं। याद करो, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन जिसमें इंद्रियों के कार्य हैं, सी, हियर, हाँ याद आया, फील, टेस्ट, ये सारी की सारी चीजें कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं जाती हैं। दूसरी हमने इसमें बात की थी स्टेटिव वर्ब्स में इमोशंस, थॉट, पोजेशन, वो सारा का सारा पूरा वीडियो जो है वो इसी रूल को डेडिकेटेड है, क्योंकि वहां पर हमने सारी स्टेटिव वर्ब्स देखी थी। डायनेमिक वर्ब जो हैं उनका इस्तेमाल हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के रूप में कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो स्टेटिव वर्ब अगर हो तो कभी भी उसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में उस सेंटेंस को मत लिखो, उस सेंटेंस को हमेशा परफेक्ट टेंस में लिखो, खास करके प्रेजेंट टेंस में। कैसे? आप लोग मुझे 3 महीने से जानते हो, तो आई हैव known you for 3 months। for 3 months आ गया। उसके बाद भी यहां पर मैंने परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि नो जो है वो मेरी कैसी वर्ब है? स्टेटिव वर्ब है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैं आपको 3 महीने से पढ़ा रहा हूं, मैं आपको 3 महीने से जानता हूं, ऐसे में तो ये बन गया। लेकिन मैं 3 महीने से पढ़ा रहा हूं, आई have been teaching you for 3 months। कितने महीने से पढ़ा रहा हूं आपको? 3 महीने से पढ़ा रहा हूं। अब यहां पर इन दोनों वाक्य में ऐसा क्या अंतर आया कि ये मेरा परफेक्ट टेंस में गया और ये मेरा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में गया? तो केवल एक अंतर आया है, वो अंतर किसका है? वर्ब का अंतर। किसका अंतर है?
वर्ब का अंतर है। यहां पे वर्ब आई नो, यहां वर्ब आया टीच। टीच जो है डायनेमिक वर्ब है और नो जो है वो कौन सी वर्ब है? नो हमारी स्टेटिव वर्ब है। ठीक है, तो इस तरीके से लगता है दोनों एक जैसे हैं, पर दोनों एक जैसे नहीं हैं। इसको पढ़ाने की मेरी पर्सनल एक स्टाइल है ना, मैं उस स्टाइल से पढ़ाता हूं और मुझे बताना कि ये वाला जो ट्रिक है ये काम आई कि नहीं आई। कभी 4-5 जगह कहीं देखना, कहीं जहाँ कहीं परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अगर कहीं पे आपको मिलते हैं, एमसीक्यूज मिलते हैं, तो उन्हें सॉल्व करके देखना, इस ट्रिक से बहुत मदद मिलेगी और बताना मुझे है ना कि मदद मिली कि नहीं मिली। तो बड़ी अजीब सी है ये, लेकिन है बड़ी मजेदार। कर्ता जब किसी क्रिया का संपादन कर रहा है, यानी कर्ता जब किसी एक्शन को परफॉर्म कर रहा है और उसके परफॉर्म करने की वजह से टाइम बढ़े, उसके परफॉर्म करने की वजह से टाइम उस एक्शन का बढ़े, तो समझ लो कि बात जाने वाली है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो मैं यहां लिख देता हूं कि यहां मेरा एक सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट जो है ये इस एक्शन को क्या कर रहा है? परफॉर्म कर रहा है, और परफॉर्म करने की वजह से एक्शन का जो टाइम है वो टाइम इंक्रीज हो रहा है, वो बढ़ रहा है, राइट? तो ऐसी स्थिति में मुझे कोई टेंशन नहीं लेनी है, जरा सी भी कोई दिक्कत नहीं लेनी है और उस वाक्य को उठा करके रख देना है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट जो है उसने एक्शन को परफॉर्म किया, लेकिन पास्ट में एक बार परफॉर्म कर दिया, पास्ट में एक बार उस एक्शन को परफॉर्म कर दिया। ठीक है, अब वो उस एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट जो है अब उस एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका टाइम बढ़े जा रहा है। ऐसी स्थिति में हम यहां पर परफेक्ट टेंस करेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं करेंगे। इन दोनों परिभाषाओं पे इन दोनों वाक्यों को देखो। मैं आप लोगों को 3 महीने से जानता हूं। 3 महीने पहले मैं आपसे मिला, आपकी और मेरी बात हुई। नमस्कार सर, राम राम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चित्रांश सतीश है। आपने कहा मेरा नाम XYZ है। मैंने आपको जान लिया, आपने मुझे जान लिया, अपन दोनों एक दूसरे को जान लिए 3 महीने पहले। अब 3 महीने से आप चाहे मेरे से पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, लेकिन आप ये कह दोगे कि मैं चित्रांश सर को 3 महीने से जानता हूं, और मैं आपके लिए कह दूंगा कि मैं इस बच्चे को 3 महीने से जानता हूं। पिछले 3 महीने में आपने मुझे जानने के लिए और मैंने आपको जानने के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। सब्जेक्ट जो है एक्शन को पास्ट में एक बार परफॉर्म कर चुका है। मैं आपसे मिला, आप मेरे से मिले, परिचय हुआ, पास्ट में एक बार परफॉर्म हो गया। क्या मैं अभी भी परफॉर्म कर रहा हूं? नहीं। क्या आप मुझे जानने के लिए परफॉर्म कर रहे हो? नहीं। लेकिन टाइम बढ़ता जा रहा है, पहले दिन से आज 3 महीने तक पहुंच गए। साल के अंत में क्या बोलेंगे? हम एक दूसरे को 1 साल से जानते हैं। तो जहां सब्जेक्ट ने पास्ट में एक बार एक्शन परफॉर्म कर दिया हो, अब जीवन भर इसका टाइम बढ़ता रहेगा, लाइफ टाइम इसका टाइम, इसका जो टाइम है वो बढ़ता रहेगा। इस साल आप कह दोगे 1 साल से, अगले साल कह दोगे 2 साल से, उसके अगले साल 3 साल से, और करोगे क्या? इस एक्शन को दोबारा परफॉर्म करोगे क्या? नहीं करोगे, कभी नहीं करोगे। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूं कि आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 3 मंथ्स, मैं आप लोगों को 3 महीने से पढ़ा रहा हूं, तो भैया मुझे रोज आना पड़ता है पढ़ाने के लिए। सब्जेक्ट जो है वो एक्शन को परफॉर्म किए जा रहा है, जब तक परफॉर्म कर रहा है तब तक टाइम बढ़ रहा है। जिस दिन परफॉर्म करना बंद कर देगा उस दिन टाइम भी बंद हो जाएगा। अगर मैं कल से पढ़ाना बंद कर दूं तो मैं ये कह दूंगा कि मैंने 3 महीने लर्न एंड शेयर में पढ़ाया है। मैं 3 महीने से लर्न एंड शेयर में पढ़ा रहा हूं। अगले महीने मैं क्या बोलूंगा? मैं 4 महीने से लर्न एंड शेयर में पढ़ा रहा हूं। कब कह सकता हूं? जब मैं पूरे महीने आपको पढ़ाता रहूंगा तब। और अगर पढ़ाना छोड़ दूं आज से तो फिर क्या होगा? हाँ सर आपने, हाँ मैंने 3 महीने लर्न एंड शेयर में पढ़ाया, क्योंकि एक्शन खत्म हो चुका। जैसे ही एक्शन खत्म हुआ उसका टाइम नहीं बढ़ रहा। लेकिन यहां पर एक्शन पास्ट में एक बार हुआ और लाइफ टाइम इसका काम बढ़ता रहेगा। एक छोटी सी बात बताता हूं आपको, आप लोगों को जान करके ताज्जुब होगा कि आप लोग पिछले 8 साल से अल्फाबेट्स जानते हैं। 8 साल पहले, 9 साल पहले आपने अल्फाबेट पढ़ लिए, याद कर लिए, तब से अब तक क्या किया? ABCD याद करिए क्या बार बार? हर साल याद करते हो क्या ABCD? कुछ भी नहीं करते। पास्ट में एक बार एक्शन परफॉर्म हो गया। अब आपने क्या कहा? मुझे अल्फाबेट 1 साल से आते हैं, अगले साल 2 साल से आते हैं, अगले साल
3 साल से आते हैं, आगे बढ़े 5 साल से आते हैं, 10 साल से आते हैं, मैं अपनी एज में कहता हूँ कि मुझे 20 साल से आते हैं। तो अब ऐसी कंडीशन में कि 20 साल से अल्फ़ाबेट आते हैं मुझे, तो ऐसी परिस्थिति में बताओ कोई मुझे आगे कहे अच्छा 20 साल से जानते हो अल्फ़ाबेट? हाँ साहब जानते हैं। क्या किया पिछले 20 सालों में अल्फ़ाबेट जानने के लिए? कुछ नहीं किया साहब, पास्ट में एक बार जब थे ना फर्स्ट सेकंड क्लास में, तब एक बार जान लिए, तब से अब लाइफ टाइम इसका काम बढ़ता चला जा रहा है, टाइम बढ़ता चला जा रहा है अपने आप ही। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि मैं इस ऑफिस में काम करता हूँ, पिछले 1 साल से काम कर रहा हूँ, तो 1 साल से काम करना पड़ रहा है डेली आकर के, और जिस दिन काम करना बंद कर दूंगा उस दिन बात ही बदल जाएगी, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी में तो रहा ही नहीं। तो वहाँ पे बात क्या होगी, मैंने 1 साल लर्न एंड शेयर में पढ़ा है। डिफरेंस समझ में आया? ये बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है गाइस, और मज़ेदार भी है, मस्त भी है। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से अगर एक बार समझोगे ना, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगी। एक बार में समझ में ना आए तो आप वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके 1-2 बार देख लेंगे। हालांकि मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सरल और व्यवहारिक एग्जाम्पल लिया है तो समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइस, तो दैट इज द डिफरेंस और दैट इज द कॉन्ट्रास्ट इन परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और ये हर विद्यार्थी को पता होना चाहिए, क्योंकि जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बहुत कहते हैं ना आपके कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ के जाता है ना, उसके साथ भी कई बार ये समस्या हो जाती है कि वो इस नियम को नहीं जानता, उस वजह से सारी दिक्कत हो जाती है। सिंस का यूज ज्यादातर परफेक्ट टेंसेस के अंदर कब किया जाता है, जैसे ही हैज बीन हियर सिंस 9 AM, कि वह 9 बजे से यहाँ है। तो अब यहाँ है तो इसमें कार्य की कोई निरंतरता तो है नहीं, तो देखो इसने क्या करा, इसे परफेक्ट टेंस में बना लिया। अब बीन को लेकर के भी लास्ट उस पर क्वेश्चन था। 3 चीजें बताता हूं, क्योंकि बीन को लेके क्वेश्चन है ना, तो पूरा, क्योंकि चारों के लास्ट ही लेक्चर हो, भले थोड़ा सा लेंथी हो जाए लेकिन बात पूरी हो जाए। तो बात करेंगे हम लोग हैव के बारे में, बात करेंगे हम लोग डू के बारे में, बात करेंगे हम लोग बी के बारे में। ठीक है, तो हैव, डू और बी, इन सब को हम आंख बंद करके हेल्पिंग वर्ब मानते हैं। तो आज मैं आपकी आंखें खोल रहा हूं कि आंख बंद करके इन्हें हेल्पिंग वर्ब मत मानो, ये हेल्पिंग वर्ब होने के साथ साथ मेन वर्ब भी है। इसका बनता है हैव, हैड, हैड। खाना, कई बार खाना, पीना, होना, स्वामित्व, इन सारी चीजों को मेन वर्ब के तौर पे बताता है कौन, हैव। जैसे कि आई हैड अ कॉफी यस्टरडे, आई हैड कॉफी, अ कॉफी नहीं होगा, कॉफी अनकाउंटेबल है। आई हैड कॉफी यस्टरडे, तो मैंने कल कॉफी पी, तो पीने के लिए आ गया। और आई हैव टेकन माई लंच या आई हैव टेकन बाथ, ऐसी कंडीशन में अगर हम बोलते हैं तो वहां पर खाने पीने के लिए आ जाता है। आई हैव अ वॉच, मेरे पास एक घड़ी है। आई हैव होना स्वामित्व के अर्थ में भी आ जाता है। तो अगर इस तरीके से देखोगे तो भैया आपकी हैव जो है ना, हेल्पिंग वर्ब होने के साथ साथ मेन वर्ब भी है, जिसका मूल अर्थ है होना। होना के अर्थ में आता है, वैसे खाने पीने के लिए भी आ जाता है। डू का मतलब है करना, इसकी फॉर्म चलती है डू, डिड और डन। ठीक है, जैसे कि मैं अपना काम कर रहा हूं भाई, तो आई एम डूइंग माई जॉब, तो डू के साथ आईएनजी कैसे लग गया? आईएनजी तो मेन वर्ब के साथ लगता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ तो नहीं लगता। लेकिन यहां पर मैंने डू का क्या बना लिया, आई एम डूइंग माई जॉब, डू का डूइंग बना लिया मैंने, आईएनजी फॉर्म में मैंने इसका इस्तेमाल किया। ठीक है, क्यों किया? क्योंकि करना अर्थ में डू का मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। बी, बीन और बी, है अथवा होना अर्थ में इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। ठीक है, तो ही हैज बीन हियर, तो यहां पे ये जो बीन है ना भैया आपका, ये वो आपका हैज बीन हैव बीन वाला हैव बीन नहीं है। यहां पे ये बीन जो है ये मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, मुख्य क्रिया के तौर पर इसका प्रयोग किया गया है। कानों में से निकल रहे होंगे धुएं बहुत सारे स्टूडेंट्स के, बोले सर आपने स्टार्टिंग में कहा था टेंस बहुत इजी है, बहुत सरल है, बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं, और लास्ट में आके आप ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। मैं बहकी बहकी बातें नहीं कर रहा गाइस। देखिए, किसी भी टॉपिक को समझने के लिए बेसिक लेवल से स्टार्ट करना होता है, और उसके बाद में एक स्टूडेंट को एक रास्ता मिल जाता है कि आगे उसे किस रास्ते पे जाना है। ठीक है, आप विश्वास नहीं करेंगे, 10 ईयर्स हो गए मुझे टीचिंग करते हुए।
लेकिन आज भी टेंस के बारे में कई ऐसी नई चीजें, कई ऐसी नई रिसर्च, कई ऐसे नए टॉपिक्स देखने को मिल जाते हैं कि ऐसा लगता है कि यार मुझे टेंस आते भी हैं कि नहीं आते। मैं पढ़ा तो रहा हूं, अब तो ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूं, लेकिन टेंस आते हैं कि नहीं आते। कई बार कई टीचर्स ऐसे तरीके से बता देते हैं या ऐसे तरीके से लिख देते हैं टेंसेस को कि ऐसा लगता है कि यार व्हाट द कॉन्सेप्ट, मतलब क्या शानदार कॉन्सेप्ट है ये, राइट। तो नई से आगे से आगे बढ़ते चलना है हमें इसमें, है ना। तो उसके लिए हमें क्या है, एक रास्ता चाहिए। तो मैं आपको उस रास्ते पर जो आपको बेसिक चाहिए वो तो मैं ले आया, चप्पल जूते पहना दिए, बिल्कुल रेडी कर दिया है आपको। अब आपकी मर्जी है कि आप आगे कितने डीप तक इसमें जा सकते हो। बाकी मेरी जब भी जरूरत पड़ेगी मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। चलिए आगे देखते हैं इसको। ही हैज बीन वर्किंग सिंस ही अराइव्ड, जब से वह आया है तब से काम कर रहा है। तो देखो वह यहाँ है सुबह 9 बजे से, तो मैं यहाँ हूं और टाइम अपने आप बढ़ रहा है, तो मैं एक्शन क्या परफॉर्म कर रहा हूं इसमें, कुछ भी नहीं। तो इसको इसने किस में बनाया, परफेक्ट टेंस में। किस में बना लिया, परफेक्ट टेंस में। लेकिन ही हैज बीन वर्किंग, ये काम कर रहा है, और जैसे जैसे काम करेगा वैसे वैसे टाइम बढ़ेगा। जब काम करना बंद कर देगा तो टाइम बढ़ना बंद हो जाएगा, इसलिए इसने इसको किस में बनाया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। डिफरेंस समझ में आ गया। आई हैड लिव्ड इन न्यूयॉर्क सिंस माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन से या चाइल्डहुड से न्यूयॉर्क में रहा था, ऐसा बता रहा है। वी ऑल्सो यूज सिंस इन द स्ट्रक्चर इट इज के साथ में अगर पीरियड बताना हो तो वहां पर सिंस का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज अ ईयर सिंस आई हैड सीन हिम, तो अ ईयर वाला कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर ही दिया कि 1 साल हो गया मुझे उसे देखे हुए। तो यहां पर वो 1 साल को 1 इकाई के रूप में देखता है। किस रूप में देखता है, 1 इकाई के रूप में देखता है, इसलिए यहां पर ऐसा कह रहा है। बाकी सामान्यतः अगर वो ये कहता है कि मैंने उसे 1 साल से नहीं देखा है, तो या मैंने उसे 1 साल से नहीं देखा था, तो वो कहता है कि आई हैड नॉट सॉ हिम। लेकिन सॉ का तो सीइंग तो बना ही नहीं सकते ना, तो यहां पे वैसे ही फंस गए अपन। तो ये लो सी आ गई ना, स्टेटिव वर्ब। मिलने के अर्थ में भी अगर कहोगे तो भी मीट होगा, मैट होगा, है ना, और कुछ बनेगा नहीं। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे हम इसे आईएनजी कर नहीं सकते। हाउ लॉन्ग इट इज सिंस यू गॉट मैरिड, तो गॉट मैरिड तो शादी तो एक बार ही होती है, ऐसा थोड़ी कि कितने साल हो गए तुम शादी कर रहे हो। तो शादी होना तो एक ही घटना है, तो एक ही बार होगी वो तो, ठीक है। तो कितना समय हो गया तुम्हें शादीशुदा हुए, यानी कितने समय से तुम शादीशुदा हो, हाउ लॉन्ग, ऐसे इसको पूछ रहा है, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से सिंस के और भी कुछ यूजेस हैं जिनको किया जा सकता है। नेक्स्ट सेम कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ यूजेस जो हैं यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। वो क्या है कि फॉर कैन बी यूज्ड विद द ऑल टेंसेस, हियर आर फ्यू एग्जांपल्स। कि बेसिक नियम जो है वो हमने पढ़ा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं जहां पर फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके लिए द स्टडी फॉर 2 आवर्स, तो फॉर 2 आवर्स एवरी डे। तो 2 आवर्स क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। दे आर स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, वो 3 घंटे से पढ़ रहे हैं, ये भी ठीक है। ही हैज लिव्ड इन बैंकॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक वह बैंकॉक में रहा है, ये भी ठीक है। ही हैज बीन लिविंग इन पेरिस फॉर 3 months, वह 3 महीनों से पेरिस में रह रहा है, ये भी ठीक है। आई वर्कड एट द बैंक फॉर 5 years, मैं 5 साल तक एक बैंक में काम कर चुका हूं, ये भी ठीक है। विल द यूनिवर्स कंटिन्यू फॉर एवर, क्या ये जो यूनिवर्स है ये हमेशा निरंतर जारी रहेगा, क्या चलता रहेगा क्या, या यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड जो एक दिन खत्म हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा। वी डू नॉट यूज फॉर ऑल डे या ऑल द टाइम, बस इन दो में सावधानी रखना। अगर ऑल डे या ऑल द टाइम अगर कहीं वाक्य के अंत में दिखाई दे तो वहां पर सीधा लिख देना आई वर्क ऑल डे, ऐसा मत लिखना आई वर्क फॉर ऑल डे, ठीक है। या आई वरी ऑल द टाइम। आप लोगों की जो YouTube के और एप्लीकेशन के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी चिंता रहती है मुझे ऑल द टाइम, पूरे समय, है ना। आज 11th क्लास वाले बच्चों से पूछो, 11th वालों से, अभी बहुत खुश हैं। आज इनकी पोइट्री आने वाली है 6:15 बजे, फर्स्ट पोइट्री आने वाली है आज 11th वालों की, है 11th क्लास। क्या आ रही है क्या 6:15 बजे फर्स्ट पोइट्री? अरे वाह, क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, बधाई हो आप सभी को मेरी तरफ से, हार्दिक शुभकामनाएं हैं। चलिए गाइस, तो
आई होप ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा जो हम फॉर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो एक सरप्राइज तो ये वीडियो अपने आप में एक सरप्राइज था कि हमने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों कॉन्टिन्यूअस टेंस को एक साथ देखा, तुलनात्मक तरीके से देखा। इसे कहा जाता है कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन, कि जब एक चीज से दूसरी चीज हो और दोनों चीजों में कुछ समानताएं हो और कुछ भिन्नताएं हो, उन दोनों को जब एक साथ पढ़ा जाता है तो इसे तुलनात्मक अध्ययन कहा जाता है। ऐसे ही अगर तीन चीजें हैं जिनमें कुछ समानताएं हैं और कुछ अंतर है, उनको भी अगर साथ में पढ़ोगे, मतलब कितने भी टॉपिक हो सकते हैं, अगर 4-5 टॉपिक आप एक साथ पढ़ते हो या 2 टॉपिक, 2 या 2 से अधिक टॉपिक्स को एक साथ पढ़ते हैं, तो उसे तुलनात्मक अध्ययन कहा जा सकता है। लेकिन उसमें कुछ समानताएं और कुछ विषमताएं होनी चाहिए, ठीक है, तभी उसे आप ऐसा कह सकते हैं। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, और ख़ास करके जो टेंस को एमसीक्यू फॉर्मेट में सॉल्व करने वाले हैं, कि टेंस से रिलेटेड हमारे एमसीक्यू रिलेटेड आंसर आएंगे या ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां हमें एक ब्लैंक स्पेस दे दिया जाएगा और ब्रैकेट के अंदर वर्ब दी जाएगी, जिसमें हमें ब्रैकेट में जो वर्ब दी गई है और जो सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब फिल करनी है। तो उसका इस्तेमाल, ये जो ट्रिक है, इसका इस्तेमाल वहाँ पर बहुत अच्छे से किया जा सकता है ना, क्योंकि वहाँ पे लास्ट में देखा फॉर एंड सिंस है, ठीक है, वर्ब पे आके देखा स्टेटिव है कि डायनेमिक है, स्टेटिव है, चलो लगाओ परफेक्ट टेंस, डायनेमिक है लगाओ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, खत्म काम। तो वहाँ पे क्या है कि इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता कि यार पास्ट परफेक्ट में क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, फ्यूचर परफेक्ट में क्या था, कौन कौन से एडवर्ब थे, क्या क्या था, कुछ वहाँ सीधा आता है एडवर्ब देखा कौन सा है, टेंस देखा, वो वर्ब देखी और टेंस भरा और खत्म, फटाफट फ्री होते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो एक लास्ट वाला जो सरप्राइज है, उस सरप्राइज का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एक्चुअली सरप्राइज नहीं है, उसे सरप्राइज नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ आज सुबह से एक विचार है जो दिमाग में अटका हुआ है, तो आप लोग जैसा बताओगे वैसा करेंगे, है ना। तो 2 अक्टूबर, जो कि हमारा संडे होने वाला है, कल का दिन है ना। 2 अक्टूबर संडे जो है, क्या आप मेरे साथ ट्रांसलेशन करना चाहेंगे, वो भी लाइव? छोटा सा प्रश्न है, आप लोग अपनी सुविधा से इसका उत्तर दे सकते हैं, बस थोड़ा जल्दी दे देना, ये वीडियो खत्म हो रहा है ना, इसके खत्म होते ही दे देना, ताकि मैं उस अकॉर्डिंग आगे की प्लानिंग कर सकूं, ठीक है। तो क्या आप लोग मेरे साथ मिलकर के और ट्रांसलेशन करना चाहेंगे कल लाइव क्लास में, जहां आप लोग कमेंट कर सकेंगे, मैं कमेंट पढ़ूंगा, और जो भी कमेंट मुझे यूजफुल लगेगा, जो भी कमेंट मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ ये एक जेन्युइन डाउट है जिसे एड्रेस किया जाना चाहिए, उसे मैं डेफिनेटली एड्रेस करूंगा और उसके बारे में काफ़ी चर्चा हमारी रहेगी। तो 1 से 1.5 घंटे की क्लास हम लोग लाइव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है कि आप लोग इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। अगर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो तो कोई बात नहीं, फिर रहने देते हैं, और अगर इंटरेस्टेड हो तो बता देना, तो उस अकॉर्डिंग फिर देख लेंगे कल जैसा भी होगा। शेड्यूल चेक कर लेना कल सुबह के, कल का क्या शेड्यूल है, और बाकी तो अगर कल मिलते हैं तो फिर बात होगी, और नहीं तो फिर जिस खिड़की से अभी बात हो रही है उसी खिड़की से आगे भी बात होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।